नाज़रीन, वेलकम टू द शो इन डेप्थ विद नादिया मिर्जा एंड आई एम नादिया मिर्जा। नाज़रीन, अगर आज के सियासी माहौल को लेकर हुकूमत के जो पस मंजर को तमाम जो सूरत हाल चल रही है उसको अगर लेकर ये कहा जाए कि वाकई आज हुकूमत बहरान का शिकार है तो इसमें शायद कोई गलत बात नहीं होगी। मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ कि कौन सा बहरान है जो इस वक्त हमें देखने को नहीं मिल रहा। दहशत गर्दी से अगर मैं शुरू करूं तो दहशत गर्दी की एक जो जारी जंग है जिसमें कुछ कहा जाए कि वक्फा आया था वो उसमें एक दफा फिर इजाफा हो चुका है। मुज़ाकरात जो तालिबान से मुज़ाकरात थे उसमें अभी जो हालिया पेशरफ्त है वो यही है कि फिलहाल दिखाई यही दे रहा है कि वो मुअत्तली का शिकार है। लोड शेडिंग अपने उरूज पर है क्योंकि गर्मियां एक दफा फिर अपने उरूज पर आ चुकी हैं। इदारों का टकराव जिसमें हमें ये कहा गया कि सियासी हुकूमत और जो हमारी अस्करी क़यादत है उसके दरमियान तनाव की कैफियत है। अब उसमें एक और बाप का इजाफा हो गया है जिसको मीडिया वॉर से तशबीह दी जा रही है। अब यहाँ पर सोने पे सुहागा ये कि पाकिस्तान अवामी तहरीक और उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज और धरनों की कॉल भी दे दी है। अब सवाल ये उठता है इसके साथ कि जो एक हुकूमत ऑलरेडी इतने बहरान का शिकार है कि क्या वो मुतहम्मिल हो सकेगी इनकी मजीद मुजाहरों की और मजीद एहतजाज की सूरत हाल क्या होगी, क्या तब्दीली आएगी और ये हालात क्या रंग लाएंगे, इस पे आज हम बात करेंगे। जो आज के अहम सवालात हैं वो मैं आपके सामने रख देती हूँ और उसके बाद गेस्ट का बाकायदा आपसे कराऊंगी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करूंगी। दहशतगर्दी एक बार फिर उरूज पर, मुज़ाकरात बज़ाहिर डेडलॉक का शिकार, अब फैसला क्या होना है, ऑपरेशन या मजीद इंतजार। सियासी हुकूमत और अस्करी इदारों का टकराव तो था ही, अब मीडिया वॉर भी शुरू, बहरान दर बहरान क्या होगा अंजाम। अवामी मसाइल जू के तू, दहशत गर्दी भी जारी, ऐसे में अब हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे क्या रंग लाएंगे। कल तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान अवामी तहरीक के अलग अलग एहतजाज, आज दोनों साथ साथ खड़े होने को तैयार, एजेंडा क्या है। 2013 तब्दीली के साल से मंसूब, 2014 एक और तब्दीली मतलूब, अवाम कब तक बनती रहेगी बेवकूफ। नज़ीर, ये वो हम सवालात हैं जो आज अपने प्रोग्राम में उठाने जा रही हूँ। जो हमारे ऑनरेबल गेस्ट हैं उनसे मैं आपका तारुफ करा देती हूँ। तहमीना दौलताना साहिबा जो कि रिप्रेजेंट कर रही हैं PMLN को, सीनियर रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम तहमीना दौलताना साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वालेकुम सलाम। कमरुज़्ज़मा कायरा साहब टेलीफोन पे हमारे साथ मौजूद हैं जो कि फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तो हैं ही लेकिन पीपल्स पार्टी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं। अस्सलाम वालेकुम कमरुज़्ज़मा कायरा साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम एज वेल। उमर रियाज अब्बासी साहब जो कि पाकिस्तान अवामी तहरीक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। और फयाजुल हसन चौहान साहब PTI के सीनियर रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम फयाज साहब, बहुत शुक्रिया। दौलताना साहब, चूंकि आप हुकूमत का हिस्सा हैं, क्या आप इस बात से अग्री करती हैं जो मैंने बात की कि हुकूमत इस वक्त हमें दिखाई दे रही है कि चारों तरफ से मुश्किलात का शिकार है, बहरान का शिकार है। नो डाउट कि इस गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा मुश्किलात है, बट एक चीज़ का मुझे पूरा फेथ है कि आवर प्राइम मिनिस्टर हैज़ द कैपेबिलिटी एज अ स्टेट्समैन टू सेटल विद ऑल दीज प्रॉब्लम्स। और कोई ऐसी वेरी फ्रैंकली कोई ऐसी बात नहीं है। लोड शेडिंग तो पहले ही थी। नहीं, लोड शेडिंग तो पहले थी लेकिन लोड शेडिंग के खात्मे के लिए ही तो आप लोग आए थे। माशाल्लाह लोड शेडिंग जितनी कम की है वो भी आपके सामने है। अब गर्मियां हुई हैं तो नेचुरली अब रातों रात कोई अलग इनका चिराग तो हमारे पास नहीं है। और एज फार एज दहशत गर्दी इज कंसर्न, हमारी कोशिश पहले भी थी अब भी है कि हम बातचीत से चीजों को सेटल करें। अगर बातचीत से सेटल ना हुई तो कैरेट एंड स्टिक वाली पॉलिसी तो हमेशा होती है। अच्छा, ठीक है। हमारी कोशिश अभी भी यही है कि किसी तरह हम बातें करके और आपस में डायलॉग के थ्रू हम चीजों को सेटल करें। ठीक है, ठीक है। मैं वापस आती हूँ तहमीना दौलताना साहब आपके साथ। कायरा साहब, मुझे ये बताएगा कि 2013 में हम बड़ी तब्दीली की बात की और जब नून लीग की हुकूमत आई तो कहा गया कि यही वो तब्दीली थी जो आनी थी। अब ये कहा जाता है कि जी हमारे पास कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं, कोई जिन तो है नहीं कि हमने लोड शेडिंग आते ही हम खत्म कर दें। दूसरा जो रह गई दहशतगर्दी वो भी जू के तू जारी है। अब क्या है, मतलब कोई तब्दीली आई है? आपको लगा है कि आपकी हुकूमत जाने से और नई हुकूमत के आने से कोई तब्दीली आई है? बहरान का शिकार नजर आ रही है हुकूमत? बहुत शुक्रिया नादिया। मुझे बहुत एहतराम है दौलताना साहबा का, बड़ी सीनियर रहनुमा है, हमारी लीडर है।
अर्ज ये है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो बहुत अरसे से मसाइल के शिकार है, जहां इकोनॉमी डिप्रेशन में है, जहां पे दहशतगर्दी कभी रूसी जंग की सूरत में, कभी अमेरिकी जंग की सूरत में, कभी वॉर ऑन टेरर में एक हमारे लिए मुसलसल अदाब है, पाकिस्तान के समाज को उठाई जा रही है। यूटिलिटीज हमारा एक बहुत बड़ा मसला है, बढ़ती हुई आबादी हमारा एक बहुत बड़ा मसला है, हमारे रिसोर्सेज कम है और यहाँ पे गवर्नमेंट पॉपुलर नहीं हुआ करती। ये बात अपनी जगह मौजूद है, लेकिन जब मियां शहबाज शरीफ साहब जलसों में खड़े होके जहां पे वो लोगों से वोट मांग रहे हैं, ये बात जरूर ध्यान में रखिए कि वो अपना मंशूर दे रहे थे, वो लोगों से वोट मांग रहे थे, और अगर वोट मांगते हुए अगर आप लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो वो झूठ पे मबनी होता है, और आवाम से झूठ बोल के वोट लेना बहुत बड़ा गुनाह है। तो उस वक्त अगर आप कह रहे हैं कि जी मैंने 6 महीने में बिजली का लोड शेडिंग खत्म न की तो हम मेरा नाम बदल देना, और हमें ये कहा जा रहा था कि जी पाकिस्तान में बिजली की तो इंस्टॉल कैपेसिटी बहुत है, लेकिन हुकूमत पैसे नहीं दे रही कारखानों को, अगर पैसे दे दे तो बिजली तो पूरी हो जाए। अपनी स्टेटमेंट है, सुप्रीम कोर्ट में जाके दिया हुआ बयान है, मीडिया के अंदर की हुई बातें हैं, पावर टेरर में भी यही बात थी कि हुकूमत सीरियस नहीं है, अफवाज के साथ और बोर्ड नहीं है, फला फला। जहां तक तलक अफवाज के साथ क्लैश का है, अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम लीग का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि मियां साहब की जब भी गवर्नमेंट आई है मुसल्लह अफवाज के दरमियान। कारा साहब, मैं क्लैशेस पे जरूर बात करूंगी, जो कन्फ्रंटेशन की बात है मैं उस पर जरूर बात करूंगी, लेकिन जरा मैं आलिया बुरहान पे जरा मैं बात कर लूं। फयाजुल हसन चौहान साहब, मुझे बताएं पीपल्स पार्टी का कसूर क्या था? मतलब एक जब पीपल्स पार्टी को मीडिया, मैं मानती हूँ पीपल्स पार्टी का मीडिया ट्रायल हुआ था, कल यही कारा साहब और दीगर लोग चीखते थे और हम एक्सेप्ट नहीं करते थे, बट टुडे आई कन्फेस कि पीपल्स पार्टी का मीडिया ट्रायल हुआ था, उसी नतीजे में लोड शेडिंग ले लें, दहशतगर्दी ले लें, ये हुकूमत आई, तब्दीली तो फिर भी नहीं आई, तो फिर उस हुकूमत में क्या बुराई थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब जब तक थे उन्होंने 100 मोटो का एक बाजार लगाया हुआ था, और उस 100 मोटो के बाजार के हवाले से पीपल्स पार्टी भी उनके रगड़े में थी, और इतने वो शौकीन थे 100 मोटो लेने के कि अगर सादकाबाद पिंडी के बाजार में जो है वो समोसे जो है वो 4 आने महंगे हो जाते थे तो फौरन जनाब 100 मोटो एक्शन हो जाता था। आपके अछरा बाजार लाहौर में अगर ये तो खैर तब से हो गया जब से उन्होंने इमरान खान की बात नहीं मानी, वरना तो हमारे केसेस आप लोग भी ले जाके कहते थे चौधरी साहब इस पे 100 मोटो एक्शन ले लें। अछरा बाजार में अगर पकौड़ों के साथ चटनी नहीं मिलती थी ना तो उस पर 100 मोटो एक्शन हो जाता था कि चटनी क्यों नहीं मिली है ना। लेकिन दूसरी तरफ बदकिस्मती ये है कि आवाम के मुस्तकबिल और रियासत के मुस्तकबिल और जमहूरियत के मुस्तकबिल से मुतल्लिका इलेक्शन, उसके हवाले से जब हम उनके पास गए कि आप सिर्फ 4 हलकों की थंब वेरिफिकेशन का ऑर्डर दे दे, तो हमें जवाब ये दिया गया कि हमारे ऊपर इतना बर्डन है केसेस का, हमारे ऊपर और हमारी बाकी जुडिशरी के ऊपर, कि हमारे पास टाइम नहीं है इस इशू को सुनने का। तो इसमें कोई शक नहीं अगर कायरा साहब ने ये बात कही है और पीपल्स पार्टी के ट्रायल के हवाले से। लेकिन अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, मौजूदा सूरत हाल नून लीग की यह है कि नून लीग 2 तरह की जो है वो मसाइल का शिकार है। एक है कि आ बैल मुझे मार, और दूसरा है जा बैल उसे मार। ये दोनों चीजों में वो इन्वॉल्व है। एक तरफ तो वो खुद मौका फराहम करती है कि हाँ जी हमारे से आके जो है ना वो टक्कर लो और हमारा बेड़ा गर्क करो, मजबूत है, उसका फायदा है। सुने ना, सुने, अब इन्होंने जा बैल मुझे मार के मजदाक जो है वो जियो को आगे लगा लिया, जियो को हल्लाशेरी दे रहे हैं, मीडिया को लड़ा रहे हैं आर्मी के साथ। आ बैल मुझे मार के मजदाक जो है वो ख्वाजगान है और परवेज रशीद साहब है, माशाल्लाह ठंडी मशीन है लेकिन हवा गर्म देती है ना वो जनाब, वो इस अंदाज से जो है वो आर्मी को और अदारों को जो है वो डील कर रहे हैं और ट्रीट कर रहे हैं, और स्पेशली इस जियो के इशू पे। हालांकि चाहिए ये था वजीर आजम और वजीर इत्तला, मैं अभी इदारों पे नहीं आई, कारा साहब भी उस कन्फ्रंटेशन की बात कर रहे थे, उस पर मुझे जरूर बात करनी है, बड़ा खुल के बात करनी है। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहे कारा साहब, उनसे भी जरा इस पर राय लेनी है। लेकिन आप मुझे उमर ये बता दें जरा कि हुकूमत इससे बुरहान का शिकार है, वो तो तहमीना दुल्ताना साहबा ने मान लिया, लेकिन मुझे ये बताएं कि अब किस तब्दीली का मजीद आप लोगों को इंतजार है? मतलब एक हुकूमत आपने देख ली जो मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी, उसका अंजाम, अब दूसरी जो सबसे बड़ी पार्टी थी उसका अंजाम क्या है? इस तमाम तर बुरहान का हल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नादिया, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया। कहते हैं कब्र इकबाल से आ रही थी सदा, ये वतन मुझको ऐसा गवारा नहीं, मोड़ दो आबरू या वो तस्वीर दो हमको, ये जुल्म सितम गवारा नहीं। प्रॉब्लम यह है कि डेमोक्रेसी की ट्रू स्पिरिट जो है, प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन, वो यूरोपियन कंट्रीज के अंदर नजर आती है डेवोल्यूशन ऑफ पावर की सूरत में। यहाँ पे आर्टिकल 38 की क्लॉज डी कहती है कि लोगों को फैसिलिटेट करे ग्रास रूट लेवल पे बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, फूड, हेल्थ, एजुकेशन, दीगर चीजें जितनी भी हैं।
यहाँ पे जमहूरियत 65 सालों में हमने देखी नहीं है। पिछले दौरे हुकूमत में 100 दिन लाशें पड़ी रहती थी, किसी के कानों तक जू नहीं रेंगती थी। मुझे बताएं, अभी जनूबी कोरिया के अंदर एक जहाज डूबता है, प्राइम मिनिस्टर कहता है मैं रिजाइन करूंगा, मैं ऑन करता हूं रिस्पॉन्सिबिलिटी। बल्गारिया के अंदर एक बिल्डिंग गिरती है, 19 लोग मर जाते हैं, स्टेट डिपार्टमेंट उनका मिनिस्टर कहता है मैं रिजाइन करता हूं। इसी तरह नॉर्वे के अंदर एक मुजाहरा हुआ महंगाई के खिलाफ, वहां का जो मिनिस्टर था, जो फाइनेंस मिनिस्टर, उसने कहा ठीक है मैं जिम्मेदारी कबूल करके ओहदा छोड़ता हूं। यहाँ इक्तदार से चिमटे रहना, मजे लेना, अयाशियां करना, 28-28 हजार कनाल के घरों में रहना और अपनी अयाशी के लिए गार्ड्स हिफाजत के लिए रखना, लोग बेशक भूखे मरते रहे, क्या जमहूरियत कोई फर्क नजर आता है पीपल्स पार्टी में और नून लीग में? बहुत बदतर सिचुएशन है। अभी एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट उठाए और ह्यूमन राइट्स वॉच की जो कल ह्यूमन राइट्स ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है, कत्ल, डकैती, इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी, बम ब्लास्ट और आम आदमी का जो ग्राफ, लिविंग स्टाइल से भी नीचे रह रहे हैं लोग। मुझे बताएं ऐसे ऐसे प्रॉब्लम ऐसे में मेरा सवाल, मैं ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगी तो सवाल ये है कि जब इतने बुहरान का ऑलरेडी शिकार है, जिन मसाइल के हल का आपने बात करके वोट लिया था वो आप नहीं पूरा कर सके, तो फिर आप एक नए एडवेंचरिज्म की तरफ क्यों जा रहे हैं, नए एडवेंचर्स का एक्सपीरियंस क्यों कर रहे हैं? जो इदारों का टकराव है उसको क्या होगा? और अब जो ये इंप्रेशन जो एस्टैब्लिश हुआ है कि जी मुस्लिम लीग नून ने जियो के साथ मिलकर कुछ इदारों से टकराव की कोशिश की है या फौज के साथ टकराव की कोशिश की है, उस पर जरा मैं बात करूंगी। मुख्तसर सा ब्रेक लेती हूँ, कायरा साहब से इस पर तफसीली जरा मुझे गुफ्तगू करनी है क्योंकि वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहे, किस नजर से आज के इस बहरान को, मीडिया वॉर को देखते हैं। वापस आते हैं हमारे साथ में। से वेलकम बैक टू द शो। दहशतगर्दी से निपटने की जो मुज़ाकरात की कोशिशें की जा रही थी वो भी बज़ाहिर तो डेडलॉक का शिकार है, लेकिन अब जो इदारों का टकराव है, कमरुज़्ज़मा कायरा साहब जरा मुझे बताएं कि एक तो पहले टकराव जो कन्फ्रंट्रेशन की जो सिचुएशन है वो खैर आप लोगों ने भी अपने दौर में भुगती है और यहाँ पर भी ये हुआ है, लेकिन अब जो मीडिया वॉर का भी आगाज हो गया और ये इंप्रेशन कितना बुरा है और इसमें कितनी हकीकत है कि जियो और नून लीग साथ खड़े हो गए हैं और अपनी ही इदारों को साइड लाइन करने के लिए या उन पे तोहमतें लगाने के लिए इस तरह से? इस बात के तीन पहलू हैं। मुसल्लह फौज है, मुस्लिम लीग है, मीडिया है। हमारे मुल्क के अंदर बड़ी तवील अरसे के लिए क्योंकि फौज की हुकूमत रही है, फौज डायरेक्टली हुकूमत में रही, तो फौज को हुक्मरानी का एक इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर डेवलप हो गया है जो अब फौज की क्यादत ग्रेजुअली जनजानी के तौर पर उन्होंने कुछ कोशिशें की है और हमें इनसे भी तवक्को है कि मौजूदा क्यादत में वो कोशिशें कर रही है कि उस रवैये को आस्ता आस्ता दूर किया जाए। ISI का एक पॉलिटिकल विंग हुआ करता था जो किसी तरह आज भी काम कर रहा है, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, उसको बहरहाल हमें बंद करने की जरूरत थी, उसका रोल हमें वो भी डिफाइन करने की जरूरत है। हमें अपनी अफवाज के साथ सारी कौम को प्यार है, लेकिन अफवाज के उस किरदार के साथ है जो आइन और कानून के अंदर रहते हुए। अगर आइन से बगावत होगी, मावराए आइन कदम जाओ हक वाला या मुशर्रफ वाला उठाया जाएगा तो फिर कोई माफी नहीं होगी किसी को, फिर कोई सूरत नहीं। लेकिन यहाँ तो बात उन इल्जामात की हो रही है ना कायरा साहब। ठीक ठीक ठीक। देखिए बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब का अपना कल मियां है। मियां साहब जब गवर्नमेंट में आते हैं, कभी वो जहांगीर करामत के साथ, कभी असलम बेग साहब के साथ, कभी जनरल जजुआ के साथ, वो हर दौर में फौज के उस किरदार के साथ क्लैश करते रहे हैं जो अननेसेसरी था, जिसकी जरूरत नहीं थी। हमारे दौर में भी बहुत सारे मौके ऐसे आए, मेमो स्कैंडल आया, जो पहले इसके पास जो इमदाद का इशू आया उसके ऊपर थोड़ा बाद तो ज्यादा आता है, लेकिन हमने वक्त के साथ साथ तहम्मुल से बर्दाश्त किए। यहाँ पे आएगी गवर्नमेंट चलेगी, सिस्टम चलेगा, पार्लियामेंट अल्टीमेटली अपनी प्रैक्टिस के जरिए अपने आप को मजबूत करेगी। ठीक है, कन्फ्रंटेशन की जरूरत में नहीं, अपनी परफॉर्मेंस के ठीक है ठीक है। कायरा साहब 2 मिनट, कायरा साहब 2 मिनट दीजिएगा। अभी एक आखिरी बात, जी जी तहमीना दुल्ताना साहबा मैं आपकी तरफ ही आ रही हूँ। कायरा साहब 2 मिनट दीजिएगा। तहमीना दुल्ताना साहबा, अब ये जो इंप्रेशन जनरेट, क्योंकि आपकी जो पास्ट है ना, आप टाइम नहीं देती, मैं आपसे ही सवाल कर रही हूँ। आपका जो पास्ट है, जिस तरह से कायरा साहब ने एक पास्ट गिनवाया है, अब मुझे बताएं कि ये जो मजीद अब आप लोग कन्फ्रंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, इससे मुल्क को हासिल क्या होगा, आपकी अपनी जमात को हासिल क्या होगा, ये मजीद बोरान दर बोरान, इसका नतीजा क्या निकलेगा? मैं एक बात करना चाहती हूँ कि आप लोग हमारे मुंह में लुकमे ना दें। मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि हमारी गवर्नमेंट कोई
बहरान के बीच में फंसी हुई है, ना ऐसी कोई बात है। बिल्कुल मैं क्लियरली ये कहना चाहती हूँ, द गवर्नमेंट हैज डिलीवर्ड। और इकोनॉमिकली आप देखें डॉलर की क्या पोजीशन है, आज 97 पर है। और ओवरऑल हमारा जो उनसे रेवेन्यू कलेक्शन है वो भी बेहद इम्प्रूव हो रही है। पहला बजट हमें जो हमारे ऊपर डाला गया था वो तो हमने जैसे भी है वक्त गुजारा। अब नेक्स्ट बजट विल टेल यू कि किस तरह हमारी इकोनॉमी इंशाल्लाह इम्प्रूव करेगी। ठीक है, इदारों के टकराव। दूसरी ये जो अदारों में कोई मसला नहीं है। आप हैरान कौन बात करती हैं कि आप हम मुझसे ज्यादा हैरान कौन बात तो आपने कर दी है कि इदारों में कोई टकराव नहीं है। आप यहाँ पे चैनल्स तो उठा के देखिए किस तरह से मीडिया वॉर शुरू है। नहीं क्या स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। आप लोगों के इदारों में टकराव है, आपके और दूसरे मीडिया हाउसेस के अंदर टकराव है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा फौज हमारी है और हमारा हिस्सा है जिस्म का, और पूरी गवर्नमेंट का हिस्सा है। अच्छा, तो फौज आपकी है। आपने अभी आज टेलीविजन पे भी देखा होगा कि राहील शरीफ साहब और आईएसआई के हेड और सब लोग इकट्ठे बैठे हुए हैं मियां नवाज शरीफ के साथ। आई डोंट थिंक हमें बार बार ये चीज कहने की जरूरत है। यही तो मसला है। एक सेकंड तमीना साहबा, वी हैव इम्प्रूव्ड हमारी गैस में आपके। अच्छा एक सेकंड तमीना साहबा, मुझे इतनी इजाजत दीजिए कि मैं आपको इतना जरूर आगाह करूं कि जब जिस मीडिया वॉर का आप जिक्र कर रही हैं कि आप लोगों के माबैन चल रही है, जब इस मीडिया वॉर का आगाज हुआ तो हुकूमत कहाँ थी? डिफेंस मिनिस्ट्री खामोश रही, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री खामोश रही, इंटीरियर मिनिस्ट्री खामोश रही, वजीर आजम खामोश रहे। बीइंग अ एग्जीक्यूटिव चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ फोर्सेस, क्या किसी का फर्ज नहीं था कि वो आगे आता और जलती हुई आग पे पानी डालता? 3 दिन की खामोशी। एक बात आप नहीं, आप देखिए ज्यादती कर रही हैं। आपको कैसे पता हम खामोश रहे हैं? अगर हम टीवी पे आके नहीं बोलते तो इसका ये तो नहीं मतलब कि हम खामोश रहे हैं। गवर्नमेंट्स डू नॉट टॉक ऑन टेलीविजन, गवर्नमेंट्स टॉक विद इंस्टीट्यूशंस। अच्छा ठीक है, मेहरबानी से ऐसे ठीक है। हम हम मीडिया पर आके टीवी पर आके बात नहीं की तो इसलिए हम खामोश रहे। अच्छा, हम बिल्कुल अच्छा, लेकिन मसला ये था, एक सेकंड में वापस आती हूँ तमीना सुल्ताना साहब। मसला ये था, ये कह रही है हमने जरूरी नहीं था कि मीडिया पे आके बात करते, लेकिन जो इल्जाम तराशी हो रही थी, जो एलिगेशन हो रहे थे और जिस तरह से जो सर्कमस्टेंसेस थे वो मीडिया ही शो कर रहा था ना, तो हमें तो नजर यही आया कि जी हुकूमत खामोश है, हुकूमत ने अपना रोल उसका प्ले नहीं किया। और अगर नहीं करना था टीवी पे तो 3 दिन बाद क्यों किया? सबसे पहली बात तो मेरी बड़ी बहन है, इन्होंने कहा कि जनाब हुकूमत की कारकर्दगी बड़ी अच्छी जा रही है। सूरत हाल ये है कि आलू जो है वो 70-80 रुपए किलो ले रही है अवाम, और लोड शेडिंग जो है वो रावलपिंडी शहर जैसे शहर के अंदर जो है वो 12-14 घंटे हो रही है। और सूरत हाल ये है कि ना बिजली है, ना गैस है, ना आटा है दुकानों पे। तू शेर है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पे। इस वक्त जो है वो पाकिस्तानी माशरे के अंदर ये सिचुएशन बनी हुई है। और आप कारकर्दगी की बात करती है, सनते बंद है, ज़राअत ठप है, तजारत का बेड़ा गर्क हो चुका है। ये किस मुल्क के साथ नून लीग वाले कहते हैं कि कारकर्दगी? और 1 मेगावाट बिजली अभी तक 1 साल के अंदर पैदा नहीं की गई। 1 मेगावाट मैं चैलेंज दे के कहता हूं। और अभी तक ये जो लोगों को सुहाने ख्वाब दिखा रहे हैं ना कि अभी बिजली आने वाली है, वो सारी पीपल्स पार्टी के दौर की जो है वो कंट्रीब्यूशंस हैं। इकोनॉमिक्स की जरा सी शुद्ध बुद्ध जानने वाला जानता है, पार्टी याद आ रही है? नहीं, इकोनॉमिक्स की जरा सी शुद्ध बुद्ध जानने वाला ये जानता है कि जो मेगा प्रोजेक्ट्स है स्पेशली बिजली से मुतल्लिका, ये 1 साल या 6 महीने के अंदर रिजल्ट नहीं देते। ये 3-4 साल 5 साल से लेकर 10 साल 15 साल तक इनकी आउटपुट आती है। दूसरी बात, मेरे बड़े भाई हैं कमरजमान कायरा साहब, इन्होंने कहा कि आईएसआई का सियासी विंग होता था। जनाबे वाला, आईएसआई का सियासी विंग खत्म हो जाता है अगर पाकिस्तान की सियासी जमातें और हुक्मरानों के अंदर सियासी इखलाक आ जाए, उनका माशरती किरदार बेहतर हो जाए, और फिर दयानतदारी और सलाहियत के ऊपर मबनी एक सियासी कल्चर आ जाए, और फिर अदायगी हो आपकी जिम्मेदारी की। जब आप अदायगी नहीं करेंगे, डिलीवर नहीं करेंगे, करप्शन करेंगे, बदयांती करेंगे, टकेमारी करेंगे, पैदागिरी और नौसरबाजी करेंगे हमारे हुक्मरान और सियासतदान, फिर सियासी विंग होते हैं। फिर आईएसआई जो है वो आएगी। आईएसआई के सियासी विंग होते हैं। आईएसआई का सियासी विंग बनाया किसने था? देखिए, आपने आईएसआई के सियासी विंग की बात की। 2008 में मेरे ख्याल में वो खत्म हो गया था। 2008 की बात है। कोशिश की गई थी कि खत्म किया जाए, लेकिन अब जरदारी साहब ने मुझे बताएं, परवेज रशीद साहब गए हामिद मीर साहब की इयादत के लिए, ये बात उससे रिलेटेड है, और उन्होंने कहा कि समझ जाना चाहिए हम दलील वालों के साथ खड़े हैं, गुलैल वालों के साथ नहीं।
وہ غلیل والے جو اس ملک کی سرحدوں کے محافظ ہیں، جن کی لاشیں واپس گھروں میں آتی ہیں، فٹ بال بنا کے کھیلا جاتا ہے ان کی گردنوں کے ساتھ. آپ مجھے بتائیں، ایک طرف تو آپ گلے کاٹنے والوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور اپنی غلیل والے جو دشمن کی آنکھ میں کھٹکتی ہے ISI، آج رینکنگ میں پہلے نمبر پہ ISI ہے، CIA دوسرے نمبر پہ ہے. میں ایک چیز بریک کر رہا ہوں، واشنگٹن پوسٹ میں ایک کتاب کا ایک ریفرنس چھپا ہے، دا رانگ اینیمی کتاب ہے 2000 کہ اصل دشمن تو ISI اور افواج پاکستان تھی. میں یہ دعوے سے کہتا ہوں ان حکمرانوں نے جیو کو سامنے رکھ کے 2 اداروں کا تصادم کروایا ہے، اور اس کے بیچ یہ ہے کہ اب دہشت گردوں کو پے بیک کرنا چاہتے تھے جس سے ISI کو سیٹ بیک ہوا ہے. میں بتاؤں، الیکشن کے اندر لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا، دہشت گردوں نے نہیں دیا بعض جماعتوں کو. یہ اس وقت انہوں نے ان کو سپورٹ کیا، اب یہ دہشت گردوں کو پے بیک کرنا چاہتے ہیں، ISI کو لیٹ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں. درست ہے کہ جیو کے پیچھے مسلم لیگ نون ہے کنفنٹریشن کے اس تمام کھیل میں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جس وقت یہ کنفرنٹیشن ہوتی ہے، حامد میر صاحب کے ساتھ جو واقعہ ہوا، ساری قوم کے ایک ایک فرد نے، بھلے وہ حامد میر صاحب کا دوست تھا یا ان کا مخالف تھا، سب نے اس پہ بیک آواز ہو کے اپنے خدشات کا اظہار کیا، اس کی مذمت کی. لیکن جو صورتحال میڈیا کے اندر 8-10 گھنٹے ہوئی، وہ بھی پاکستان کا ہر شخص جو ہے اس سے متفکر اور پریشان ہوا. ایک بات اور بھی اس کے ساتھ ذرا غور کیجیے، میڈیا ہاؤسز بڑا، میڈیا کا آزاد ہونا جمہوریت کے استحکام کی ضمانت ہے، ضروری نہیں ہے، ضمانت ہے. لیکن اگر میڈیا ہاؤسز کے مالکان اس قدر گھمنڈ میں چلے جائیں اور یہ کہنا شروع کر دیں کہ ہم اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ ہم رائٹلی اور رانگلی جو چاہیں گے، اب اس ملک کے اقتدار کے فیصلے پاکستان کے عوام نہیں بلکہ ہم کریں گے، کیونکہ ہم پبلک اوپینین مولڈ کر لیا کرتے ہیں. یہ باقاعدہ میڈیا ہاؤسز کے مالکان نے کہا ہے، اور آپ کو بھی پتا ہے. اگر میڈیا کے اندر یہ تفکر آ جائے گا تو کام ٹھیک نہیں. اگر سیاستدان اپنے رویے درست نہیں کرتے، وہ کمنڈ میں چلے جائے کہ جی پاکستان کو صرف ہم نے چلانا ہے، تو درست نہیں. اگر افواج پاکستان کا یہ خیال ہو کہ جی پاکستان صرف ہم ہی اس کی حفاظت کر سکتے، اس کو چلائیں گے، تو درست نہیں. آئینی حکومت چلانی ہوگی، آئین کے تحت اداروں کو چلانا ہوگا، اور یہ رویے گریجولی آتے ہیں. یہ تو آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، لیکن میرا سوال یہ تھا کہ بات مکمل کر لیتے تھے ذرا. ہاں، یہ بات گریجولی یہ پروسیس چلے گا. اب آپ ذرا غور کیجئے، ہمارے دور میں یہ کہا جاتا تھا کہ ہم نے پاکستان کی فیڈریشن کے وہ فنڈامنٹل ایشو ریزالو کیے، ہم نے صدر سے اختیارات دے کے ایک پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی کو دیے، ہم نے وفاق کو دیے، وفاق سے لے کے صوبوں کو دیے، وسائل دیے، صوبائی خود مختاری کا مسئلہ حل کیا. اور میڈیا نے کہنا شروع کر دیا کہ اس سے لوگوں کا پیٹ تو نہیں بھرے گا. اور بھائی سسٹم درست ہوگا، لوگوں میں اکاؤنٹیبلٹی کا احساس ہوگا، لوگوں کو آپ بہتر ایجوکیٹ کر پائیں گے، پبلک اوپینین ڈیولپ ہوگا، تبھی جا کے معاشرے بہتر ہوتے ہیں. آپ کی ساری باتیں بجا. اور آج نادیہ آخری بات، یہ جو آج پاکستان کے اندر اس وقت جو مظاہرے ہو رہے ہیں فوج اور ISI کے حق میں سمجھتا ہوں یہ بھی دوسری ایکسٹریم ہے. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ فوج کے سربراہ اور ISI کے سربراہ کے اگر قطبے اٹھا کے مظاہرین جا کے ان کے حق میں مظاہرے کرے تو یہ بھی بات درست نہیں ہے. اس لیے کہ فوج سارے پاکستان کی ہے، سارا پاکستان ایک ایک فرد، ہر مرد و زن ان سے محبت کرتا ہے، لیکن ان سے آئینی حکمرانی کا تقاضا کرتا ہے. بالکل. قائرہ صاحب، میں یہ پوچھ رہی تھی کہ کیا یہ امپریشن سے آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ جیو کو کہیں نہ کہیں حکومت وقت کی سپورٹ حاصل ہے، اس لیے اس نے اتنا بولڈ اسٹیپ لیا اور 8.5 گھنٹے تک DG ISI کو ملائن کیا؟ دیکھیے، ملائن کرنے کے حد تک تو میں نہیں کہہ سکتا، مجھے نہیں پتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت گورنمنٹ نے پیمرا نے جو ڈیلے کیا ہے، پیمرا ایک ایسا ادارہ جس کا چیئرمین ہی نہیں رکھا ہوا انہوں نے، اور وہاں پہ 3 ممبر کی کمیٹی ہے. اگر پیمرا کے پاس بھی شکایت گئی ہے، ڈیفینس منسٹری نے بھیجی ہے، تو فوری طور پہ اس کے اوپر کمیٹی بن جانی چاہیے تھی. ملک میں جو اس وقت ہاہاکار ہوئی پڑی ہے، اس سے نکلنے کا رستہ پیدا کرنا چاہیے تھا. نادیہ، میں نے بہت دن پہلے جب جنرل مشرف کا کیس ہوا تھا تو میں نے یہ بات کہی تھی ٹیلی ویژن پہ، کسی چینل کے جیو کے چینل کے شو پہ، میں نے کہا تھا جنرل مشرف اپنا گناہ قبول کرے اور پارلیمنٹ اس کو معاف کر دے، ورنہ یہ لڑائی کہیں اور چلی جائے گی. یہ لڑائی بکھرتی جا رہی ہے، اور خدا را اس وقت حکومت وقت بھی اس تصادم کے مکمل نہیں ہو سکتی. ہم جا کے حکومت وقت کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، ہم تو ڈیموکریسی اور پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے. قائرہ صاحب، اگر یہ آپ کے دور میں ہوا ہوتا تو بینگ انفارمیشن منسٹر آپ اس وقت کیا کرتے؟ یہ میں سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں.
मैं अगर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर होता तो मैं फौरी तौर पे कैमरा के जरिए इंटरवीन करता और मैं जियो को कहता कि भाई अगर आप अपने ये मुदाखलात शुरू किए हुए हैं, अगर आप इमीडिएटली इसको ऑफर नहीं करते तो आई एम सॉरी, आई एम कट यू। ठीक है, वहां पे इसीलिए रेगुलेटर होता किस काम के लिए? ठीक है, रेगुलेटर का यही काम है। I got my answer। अब मुझे बात करो और फिर सुनो को। ठीक है, अब मुझे यही बात तमीना दुल्ताना साहिबा से बात करनी है कि अगर वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर होते तो आपने उस 8 घंटे और उस 8.5 घंटे के दौरान इंटरवीन क्यों नहीं किया? लेकिन बहरहाल कन्फ्रंट्रेशन शायद होनी थी, उसको करवाना था, तो एक चीज हो गई। मैं मुख्तसर सा ब्रेक ले लूं, इस जवाब का तो लूंगी तमीना दुल्ताना साहिबा से, लेकिन जब वापस आऊंगी तो जरा पीटीआई और पाकिस्तान अवामी तहरीक के रहनुमाओं से पूछूंगी कि अब जो एहतजाज और मुजाहरे करने जा रहे हैं आखिर उसका एजेंडा क्या है, हासिल क्या करना है और हासिल क्या होगा, हालात किस रुख की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। और अब मुझे बात करनी है उस एहतजाज और धरनों पर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी उसका ऐलान कर रखा है और सेम डे ऐलान किया है 11 मई को, और उसके साथ साथ पाकिस्तान अवामी तहरीक ने भी ऐलान किया है। ऑल्दो कि शायद एजेंडाज तो अलग हैं, लेकिन मोटिव क्या या गोल क्या सेम है, इस पर मैं बात करूंगी। लेकिन तमीना दुल्ताना साहबा, मैं कायरा साहब से बात कर रही थी कि अगर आप उस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर होते और आपके दौर में DGISI की इस तरह से उनको मिलान किया जा रहा होता या 8.5 घंटे तक उनकी तस्वीर को इस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा, तो आप क्या करते? उन्होंने कहा मैं कैमरा के जरिए फौरी तौर पर इंटरवीन करता। ये लेटनेस क्यों आपकी हुकूमत की तरफ से दिखाई गई? आप लोग क्यों खामोशी से देखते रहे कि जी 8.5 घंटे तक क्या होता रहा? हमने को 8.5 घंटे, मैंने जैसे पहले बताया है कि हमें टीवी पर नहीं आना और टीवी पर आकर नहीं बताना कि हम क्या कुछ कर रहे हैं और क्या कुछ नहीं कर रहे। दूसरी बात है, मैं एक बात नादिया बताना चाहती हूँ जी। ये 2000 की बात है। एक अमेरिकन एम्बेसडर ने खाना किया था, उसमें तहरीक इंसाफ के ताहिरुल कादरी साहब थे, वो इमरान खान साहब थे, और अवामी लीग के ताहिरुल कादरी साहब थे। ये दोनों पुराने उस वक़्त से जनरल मुशर्रफ के साथी थे। अच्छा। और जो भी इनका प्रोग्राम होता है ये दोनों मिलके बनाते हैं। मगर एक चीज इनको देखना चाहिए, इमरान खान साहब ने बड़ी मुश्किल से अपना एक नाम बनाया है जिसमें वो एक ही इज कमिंग अप एज अ पॉलिटिशियन। तो वो बेहतर है कि वो ताहिरुल कादरी साहब जैसे लोगों के साथ ना मिले और अपना एक स्टैंडिंग बनाए। अगर ये इस तरह सिर्फ एक प्रोग्राम बनाएंगे तो फिर उनको अपने मसाइल बहुत पड़ जाएंगे और उनको थोड़ा सा गौर करना चाहिए। हाँ। कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या पोजीशन है। अच्छा, और वहाँ पर जो कुछ हो रहा है और लोग कितने अपसेट हैं। हाँ। उस तरफ अगर तवज्जो, ठीक है, लेकिन तमीना साहबा ये मुझे बताएं कि दोनों ने रिजल्ट निकालेंगे, दोनों ने मिलकर प्रोग्राम तो बना लिया। प्राउड टू, आई एम वेरी प्राउड, नहीं नादिया मेरी बात भी सुन, जी, आई एम वेरी प्राउड टू टेल यू दैट in Punjab, चीफ मिनिस्टर इज डूइंग वेरी वेल। शहबाज शरीफ, हमारी बिजली के ऊपर काम हो रहा है, हमारा सुई गैस पर काम हो रहा है और इंशाल्लाह एंड ऑफ दिस ईयर देयर बी नो सुई गैस। ठीक है, सुई गैस इशूज। और दूसरी मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी गवर्नेंस बेहतरीन है, अल्लाह के फजलो करम से। एक सेकंड ना, मेरी बात तो सुने। आपने इमरान खान और तारिक कादरी साहब की बात की, बात तो सुन ले। और हमारी डेवलपमेंट जो हो रही है, हमारी सड़कें बन रही है, हमारी डेवलपमेंट हो रही है। और जो कहता है कि फैक्ट्रियां बंद हैं, उनको पंजाब में भी आके देखना चाहिए और उनको कराची भी जाना चाहिए, वहाँ भी फैक्ट्रियां चल रही हैं। ठीक है। और फैक्ट्रियां बंद है वो खैबर पख्तूनख्वा में है, और जिनको फैक्ट्रियों का कोई पता नहीं वो ताहिरुल कादरी साहब है। सो इन लोगों को जिनको कोई चीज का पता नहीं, ना हुकूमतें उनके पास है, ना वोट उनके पास है, उनको बगैर किसी वजह के कमेंट नहीं करना। मैं सिर्फ ये आपसे वन लाइनर जानना चाह रही हूँ, आपने कहा कि इन दोनों ने मिलकर प्रोग्राम बना लिए, ये प्रोग्राम इन दोनों के ही है या प्रोग्राम किसी ने दिया है? इस पे भी आपके कुछ कंसर्न है, ये डाउट है? नहीं, मुझे कोई डाउट नहीं, ना कंसर्न है। हमेशा ये मुफाद परस्त हमेशा इकट्ठे हो जाया करते हैं। ये पुरानी खेल है, कोई नई बात नहीं है। ठीक है। और इस वक्त मैं बिल्कुल क्लियर बताना चाहती हूँ कि फौज और गवर्नमेंट दे आर ऑन वन पेज। ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है, जिस लीडर को ये ना पता हो उसका मिशन क्या है। जनरल जियाउल हक के मदार पे जियाउल हक का मिशन, बेनजीर भुट्टो के मदार पे बेनजीर का मिशन जारी रखूंगा। और इन्हीं के वज़रान ने जनरल मुशर्रफ से हलफ उठाया था
اور پھر انہی کے امیر مقام اور زاہد حامد وزیر قانون. جس ملک میں جو شخص قانون شکنی میں حصہ دار ہو آج وہ جو ہے وہ وزیر قانون بن جاتا ہے. پھر مجھے بتائیں 10 سالہ معاہدہ کر کے جھوٹ بول کے قوم کو تنہائی میں کون چھوڑ کے گیا تھا؟ کیا مچھر زیادہ کاٹ رہے تھے اٹک قلعے کے اندر کے جلدی تھی؟ وہ 10 سالہ معاہدہ سامنے آ گیا. اگلی بات جو انہوں نے کی نا مفاد پرستی, مجھے بتائیں کہاں ہیں فیکٹریاں؟ میں میڈم کو چیلنج کرتا ہوں, پورے فیصل آباد میں میکسیمم لوگ بنگلہ دیش اور ملائیشیا چلے گئے, ٹیکسٹائل انڈسٹری تباہ کر کے رکھ دی, اور ابھی شیخو پورہ کے اندر یہ جو زرعی زمینیں اس کو جو ہے وہ یہ پراپرٹی کا اور ایک شہر بنانا چاہ رہے ہیں. صرف جنگلہ بس کے علاوہ کوئی منصوبہ مجھے بتا دیں, کیا اس سے بھوک مر جاتی ہے, پیاس مٹ جاتی ہے؟ یہاں پہ خواتین خودکشیاں خود سوزیاں کر رہی ہیں. آپ اپنے اے سی کمروں سے اپنے گھروں سے باہر نکل کے تو دیکھیں عوام کی حالت دار کیا ہے. لوگ تبدیلی چاہتے ہیں, اس لیے عمران خان اور طاہر القادری کو امید کی آخری کرن سمجھ رہے ہیں. یعنی آپ لوگ مل گئے ہیں, دیکھیں نہیں, آپ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں عمران خان اور طاہر القادری کا نام ساتھ ساتھ لیا جانے لگا. مجھے فیکٹس اینڈ فیگرز یہ میڈم بتا دیں کہاں پہ خوشحالی ہے, پنجاب میں کہاں پہ خوشحالی ہے؟ 37% اسکولوں کی چھتیں نہیں ہیں, پینے کا پانی نہیں ہے, ٹوائلٹس نہیں ہیں. استبل انہی کے جاگیردار اور سرمایہ دار وزیروں نے اسکولوں کو استبل بنا کے رکھا ہے. اس نظام سے ہم جان چھڑا کے عوام کو شعور دینا چاہتے ہیں. کیسے؟ پھر الیکشن کریں. نہیں, یہ قانون کی بالادستی, یہ آرٹیکل 38 کیا کہتا ہے کہ عوام کو بیسک ضروریات دے دیں. بھائی بنیادی ضروریات میڈم دے دیں, لوگ ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے, لوگ عمران خان اور طاہر القادری کو بھول جائیں گے. آج عمران خان اور طاہر القادری صاحب, ایک سیکنڈ, ایک طرف تہمینہ دلتانہ صاحبہ کہتی ہیں کہ بڑی مشکل سے عمران صاحب نے اپنی پوزیشن بنائی ہے کہ وہ ایز اے پولیٹیشین اب جانے جاتے ہیں, تو کیا اب عمران خان صاحب طاہر القادری صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی بات ٹھیک ہے, میری بڑی بہن کی, کہ عمران خان صاحب نے بڑی محنت سے جو ہے وہ پوزیشن بنائی ہے, کسی جنرل جیلانی کی یا گود میں بیٹھ کے یا ضیاء الحق کا جو ہے وہ ان کی سرپرستی کے ساتھ جو ہے وہ پوزیشن نہیں بنائی. دوسرا سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کسی سی آئی اے کے جو ہے وہ کندھے کے اوپر سوار ہو کے بھی اقتدار میں جو ہے وہ خان صاحب نہیں آنا چاہتے جو ہے نا. اب یہ بات کرتے ہیں نا کہ انہوں نے ان حالات کے اندر آرمی, اور یہ ایک پیج پہ ہیں, پیمرا ایک ادارہ ہے کہ جس وقت یہ سارا بلنڈر ہو رہا تھا نا میڈیا ہاؤس کا اور آئی ایس آئی کے حوالے سے, تو حکومت پیمرا کے چیئرمین سے لڑائی میں مصروف تھی. یہ کہتی ہے کارکردگی اچھی ہے. پچھلے 1 سال سے 40 اداروں کے سربراہ یہ ابھی تک نامزد نہیں کر سکے, ان میں سے ایک پیمرا بھی ہے. پیمرا کی اس وقت سچویشن تو کیا ہے, وہ ایک ایسی بے اولاد بیوہ ہے جس کا نہ آگے ہے کوئی نہ پیچھے ہے کوئی. اب آپ بتائیں, نہ ممبر ہے اس کے نہ اس کا چیئرمین ہے, وہ کیا آ کے میڈیا ہاؤس اور آئی ایس آئی کے درمیان میڈیشن کرے گی یا آربیٹریشن کرے گی؟ آپ کا 11 مئی کو احتجاج ہے, مظاہرہ ہے, کیا پروگرام؟ میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ مفاد پرست اکٹھے ہو گئے اور یہ طاہر القادری کے ساتھ مل کے یا عمران خان کی ملاقات. جناب والا, عمران خان اور پی ٹی آئی کا صرف ایک نعرہ ہے, ہم بد کردار جمہوریت, بد اخلاق جمہوریت, آوارہ منش جمہوریت, دھاندلی امیز جمہوریت, بدماشی امیز جمہوریت اور دھوند امیز جمہوریت کو تبدیل کر کے ایک با اخلاق اور با کردار جمہوریت اس ملک میں لانا چاہتے ہیں. اور آئین, سنیں میں بتاتا ہوں, طریقہ کار یہ ہے, آئین اور قانون کا دوپٹہ اڑوا کے ایک با پردہ قسم کی جو جمہوریت ہم یہاں لانا چاہتے ہیں. یہاں پہ یہ ایک خاندان کی بادشاہت کہ میاں نواز شریف کا خاندان 18 افراد اس وقت ایم این اے, ایم پی اے, سینٹر, وزیر اور مشیر, اس کی ایک بیٹی کو مریم نواز کو مستقبل کا وزیر اعظم بنانے کا گر سکھانے کے لیے اور ڈھنگ سکھانے کے لیے اور سر سکھانے کے لیے 100 ارب روپے کی ایک سکیم اس ملک کے اندر لائی جاتی ہے. میں تو پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں, پہ ڈھنگی بالکل فلاح میں عمر صاحب سے بھی یہی پوچھ رہی تھی, ایک سیکنڈ, میں عمر صاحب سے بھی یہی پوچھ رہی تھی, آپ سے بھی یہی پوچھ رہی ہوں. آپ لوگ احتجاج کرنے جا رہے ہیں, سیم ڈے کرنے جا رہے ہیں, آپ کا ایجنڈا کیا ہے اور جس تبدیلی کی اب آپ بات کر رہے ہیں وہ آپ کس طرح سے لائیں گے؟ ہمارا ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو جمہوریت ہے, جمہوری پروسیس ہے, الیکشن ہے, وہ فری اینڈ فیئر ہونا چاہیے. اس میں کسی قسم کی انڈیا کی انوالومنٹ, امریکہ کی انوالومنٹ, آپ کی سعودی عرب کی انوالومنٹ, یو اے ای کی انوالومنٹ, آج اسی انڈیا کی انوالومنٹ کے ساتھ 11 مئی کو ان کو مینڈیٹ ملا ہے, جس کی وجہ سے ان کا وزیر اطلاعات پاکستان کا وزیر اطلاعات محسوس نہیں ہوتا, انڈیا کا وزیر اطلاعات محسوس ہوتا. طاہر صاحب, آپ لوگوں کے دور میں بھی آپ کی حکومت جاتے جاتے طاہر القادری صاحب کا ایک دھرنا تھا, پھر آپ لوگوں کا ایک ایگریمنٹ بھی تھا, ابھی 1 سال گزر گیا نئی حکومت کو. مجھے بتائیں کہ یہ جو مظاہرے اور جن تبدیلیوں کی بات کر رہے ہیں ابھی فی الحال کس طرح سے ممکن ہے؟ کیا ملک اس سے متعامل یہ ہوگا, کیونکہ اکثریت تو ہے نون لیگ کے ساتھ, اس سے تو اب کوئی بات کہی نہیں جا سکتی, نہ اس کو ڈینائی کیا جا سکتا ہے, تو ان مظاہروں سے ہوگا کیا اور یہ وقت ہے صحیح؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ مظاہرے کرنا جمہوری عمل کا ایک حصہ ہے. سیاسی جماعتیں مظاہرے کیا کرتی ہیں. ہمارے دور میں مظاہرے ہوئے, میاں شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے, ان کے وزراء, ان کے ایم ایل اے باقاعدہ سرکاری سرپرستی میں ڈی سی ایس پی ساتھ ہوتے تھے, جلوس نکالتے تھے.
लोड शेडिंग के खिलाफ, वापदा के और गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ। तो ये तो कोई मतलब नहीं था कि हम उन्हें कहते टाइटल देने के वो मुल्क दुश्मन है, वो साजिशी है। हाँ, वो सर आपको याद होगा ना, वो पक्षियां भी चला करते थे वो हीर वाली मीनारे पाकिस्तान में बैठ के लोड शेडिंग के खिलाफ। तो ये जमातों का हक होता है। ना इमरान खान साहब कोई मुल्क दुश्मन है, ना खुदाम खान साहब तारुल कादिर साहब कोई मुल्क दुश्मन है। हाँ, ये बात बहरहाल मुझे अपने दोनों जमातों के मुतबिक जो लोग बैठे हैं उनसे गुजारिश करनी है। मुझे दोनों जमातों के सरबराहान का, जमातों का एहतराम है, लेकिन तारुल कादरी साहब का धरना हुआ तो लोगों ने जवाब पैदा करने शुरू किए कि ये क्या हुआ, पता नहीं कहीं से आवाज आई है। हमारे मुल्क में जो आवाजें आया करती थी, एक टाइटल बनता है। इमरान खान साहब के साथ अभी आपने एक नाम लिया ISI के साहब का सरबराह का, तो उनके बारे में बड़ी वाज़ेह तौर पर बातें अभी आपने मीडिया में दिखा, बहुत दफा बातें हुई है। ये जो टाइमिंग है, इस वक्त जो टाइमिंग आया है नादिया धरनों का, ये टाइमिंग पैनल के ऊपर बहुत सारे सवाल खड़ा करते शुरू हो गए हैं जो इन दोनों जमातों के लिए अच्छे नहीं है। हाँ, अगर जमातें ये समझती है कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए, तो जमातें अगर ये मुतालबा कर भी दे, अनफॉर्चुनेटली मेरे दोनों दोस्त इस पोजीशन में नहीं होंगे कि वो मुतालबा करें, क्योंकि तो अपनी अपनी पार्टी की पॉलिसी का भी पता नहीं है। लेकिन अगर कोई मुतालबा कर भी देता है कि नया इलेक्शन हो जाए, तो कोई क़यामत की बात नहीं है। मुल्कों में ऐसे मुतालबे जमातें क्या करती हैं, अपोजिशन का हक होता है। और जहां तक परफॉर्मेंस का ताल्लुक है, मैं बार बार तहमीना बेदी से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब की आनिया जानिया तो बहुत है, ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन जमहूरियत, मैं अपने दोस्तों से जरूर गुजारिश करूंगा, जमहूरियत का कोई सेट पैटर्न नहीं है भाई। आप कौन सी दुनिया की भट्टी है जिसमें से ढांचा लाएंगे और उसमें खास ढांचे से जमहूरियत डालेंगे? जमहूरियत रवैयों का नाम है, प्रैक्टिस का नाम है। सारी दुनिया प्रैक्टिस से गुजर के, अमलों से गुजर के जमहूरियत में गई है। आखिरी बात कि अगर आप समझते हैं ना कि आइन के सारे आर्टिकल जो है रियासत में लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना है, तो हिंदुस्तान की रियासत जो हमसे ज्यादा तगड़ी जमहूरियत है, वहां पे 60 करोड़ से ज्यादा लोग अथाह गहराई में गुर्बत की रह रहे हैं, न खाने को पानी है। हाँ। वहां भी रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रही, तो फिर उनको भी खत्म कर देना। मैं रियासत की जिम्मेदारी पे तहमीना दुल्ताना साहबा, मैं आपसे एक बार, ठीक है जी कायरा साहब एक मिनट। तहमीना दुल्ताना साहबा, रियासत की जब जिम्मेदारी की बात हो रही है, ठीक है, सारी बातें अपनी जगह, सारी बातें होती हैं, आज भी होंगी, कल भी होंगी। आज जो मिसिंग पर्सन का जो डेमोन्स्ट्रेशन था आमना जंजुआ साहिबा की सरपरस्ती में, उसके साथ इतनी मिस हैंडलिंग पिछले 5 साल में भी वो इसी तरह से धरने देती रही हैं। पीपल्स पार्टी के दौर में भी वो धरने देती रही हैं। चौधरी निसार और मियां साहब उन धरनों में शरीक होते रहे हैं। आज क्या हुआ कि पुलिस ने उनके साथ ये वहशियाना सुलूक किया और उसके बाद उनको हिरासत में ले लिया उठा के, ये क्या हुआ है? देखिए जी, मैं एक चीज बिल्कुल क्लियरली बात करना चाहती हूँ। बेशक पुलिस ने ये सब कुछ किया है, मगर मैं बिल्कुल हमायत नहीं करती कि औरतों के साथ मर्जी से की गई है और बच्चों के साथ की गई है, ये नहीं होनी चाहिए। और मैं एक बात क्लियरली आपको बताऊं, ना इसमें चौधरी निसार साहब इन्वॉल्व होंगे। ऑफ कोर्स मियां साहब ने तो खुद कहा है कि ये इनको जी रिहा किया जाए और इस तरह के मुजाहरे तो इस्लामाबाद की पुलिस इतनी मुंहजोर हो गई है कि वो अपनी ही मर्जी से अपने औरतें बच्चे उठा के जेलों में डाल रही है। नहीं, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कई दफा ऐसा हो जाता है, और मगर एक चीज जरूर ज़हन में रखें, मैं बिल्कुल ये कहती हूँ कि ये चीज ठीक नहीं हुई और पुलिस को ये हरकत नहीं करनी चाहिए। एक दफा मुझे खुद, मैं मोटरसाइकिल पर बैठ के एयरपोर्ट पहुंची थी, इसलिए कि पुलिस ने मुझे रोक दिया था एयरपोर्ट पहुंचने से। जी लास्ट लाइनर है, मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत का कमाल ये है कि ये जुलूस निकाले तो ठीक है, लेकिन इनके दौर में अगर फैसलाबाद में लोगों ने एहतजाज किया लोड शेडिंग पे, तो जो वहां पे लोगों का उनको थप्पड़ पड़े थे, में हुआ वो देख लीजिए। ठीक है, यहाँ भी ये इनकी गवर्नमेंट की पॉलिसी है ताकि एहतजाज करने वालों, ठीक है, बड़ी माजरत कायरा साहब, बहुत माजरत, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। बहुत शुक्रिया आपका तहमीना दुल्ताना साहब, आपका भी शुक्रिया। उमर साहब बड़ी माजरत, मुझे पता है कि आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन मुझे बार बार प्रोग्राम की क्लोजिंग के लिए कहा जा रहा है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया फयाज साहब आपका भी। नज़ीर मुख्तसरन ये कि जिस तरह से, मैं तो कम अज कम इस चीज को, कोई भी अकल शायद इस चीज को तस्लीम नहीं करती कि पुलिस इतनी मुजोर खुदी से हो गई है कि जी आपने लापता अफराद का मामला कोई आज का मामला नहीं है या कोई नया धरना नया एहतजाज नहीं था, पिछले 5 साल भी होता रहा है। लेकिन बहरहाल बहरान दर बहरान हुकूमत का अंजाम क्या होगा
पता नहीं, आने वाला वक्त बताएगा। नादिया मिर्जा को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।